जिनके पास सुविधाएं नहीं थी या एकेडमीज़ में नहीं थे, वो उन्होंने सोचा कि अब वो शायद स्पोर्ट्स ना कर पाएँ, पर ओलंपिक होने की वजह से जो सोच रहे थे कि वो अब आगे ओलंपिक नहीं करें, मतलब आगे नहीं खेलेंगे, लेकिन वो अब स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वो दोबारा से खेलना चाह रहे हैं कि वो फिर से रीस्टार्ट करेंगे। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काफ़ी एकेडमीज़ चल रही हैं ऑलमोस्ट सारे गेम्स की। हॉकी का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश, ग्वालियर में महिला एकेडमी और भोपाल में चूँकि पुरुष एकेडमी चल रही है, तो यहाँ पे तो फैसिलिटीज़ की कभी कमी नहीं रही। सिर्फ जो लॉकडाउन का पीरियड था, सिर्फ उसी टाइम पे एकेडमीज़ बंद थी, फिर से एकेडमी रीस्टार्ट हो गई हैं। तो हमारी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी चल रही है और टारगेट यही होगा मध्य प्रदेश के प्लेयरों का कि वो असली नेक्स्ट एशियन गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। चूँकि एकेडमी से काफ़ी लड़कियां थी जो ओलंपिक्स में खेल रही थी, 4 गर्ल्स, और विवेक सागर चूँकि वो भी मध्य प्रदेश के हैं, तो उनके लिए भी जो प्रोत्साहन राशि सीएम सर ने या फिर सीएम सर ने जो लड़कियों के लिए राशि अनाउंस की है 31 लाख रुपए पर प्लेयर के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन रहेगा बच्चों को स्टार्ट करने के लिए, दोबारा खेलने के लिए। तो जो उनके माता पिता हैं वो और इंटरेस्ट से चाहेंगे कि उनके बच्चे खेल में आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स चूज़ करें, चाहे वो हॉकी हो और वेदर कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे बैडमिंटन हो या कुश्ती या कोई भी गेम हो। लेकिन शायद इस प्रोत्साहन राशि और इन सब चीज़ों की वजह से देख के काफ़ी मोटिवेट शायद और पार्टिसिपेशन की उम्मीद की जा सकती है मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में। कृपाशंकर पटेल जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं चैलेंजेस हर क्षेत्र के अंदर, और खासतौर से जब खेल का जिक्र होता है, ओलंपिक का जिक्र होता है, तो खिलाड़ियों की हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं या उनकी जीवनी या फिर वो जब इंटरव्यू में बैठते हैं, सबके कमोबेश एक से ही अनुभव हैं स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ते हुए, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर उनको ट्रेनिंग के लिहाज से, या फिर वो जो चाह रहे हैं वो उनको एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा, वो सुविधाएं उनको मुहैया नहीं हो पाती। अभी इस वक्त की मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं, और आपको लग रहा है कि जो चैलेंजेस हैं उसको धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी भी बड़े चुनौतियां या बड़े चैलेंजेस किस तरीके से हैं बरकरार, खासतौर से अगर स्पेसिफिकली मैं रेसलिंग के बारे में भी समझना चाहूं तो? कृपाशंकर पटेल जी। चलिए, कृपाशंकर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनील जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव भी है हॉकी को अफोर्ड कर पाना भी, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना साउंड नहीं है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या उस स्तर पर प्रयास अब आपको नजर आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि कम से कम ठीक है, मोटिवेशन के भी तौर पर या फिर फाइनेंशियली भी जो अब हेल्प हो रही है वो काफी है, या अभी चैलेंजेस और देखते हैं और उस पर भी काम करने की जरूरत आपको महसूस होती है? सुनील जी। चैलेंजेस तो अभी बहुत हैं और हम अब टोक्यो की जीत को ही काफी समझकर ना रुक जाए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं और जितना कुछ अभी हमारे प्लेयर्स को दिया जा रहा है वो हमें गोल्ड तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें बहुत निचले स्तर पर हॉकी की तैयारी करना होगी। हमारे यहाँ स्कूलों में लगभग हॉकी समाप्त हो चुकी है। पहले हम लोग स्कूलों में इंटर स्कूल हर नगर में हुआ करता था और उसके बाद फिर नगर की टीम बनती थी, पर आजकल हर नगर की टीम के लिए डायरेक्ट ट्रायल्स होती है और वहाँ टीम बन जाती है। तो जब तक हम इसको स्कूलों में नहीं ले जाएंगे, और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि हमारे जो अभी जो जीत कर प्लेयर आ रहे हैं उनकी तरफ तो हम ध्यान दे रहे हैं, किसी को हम 31 लाख दे रहे हैं, किसी को हम 1 करोड़ दे रहे हैं, पर जो हमारी दूसरी लाइन है प्लेयरों की जो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए भी हमको रोजगार मुहैया कराने पड़ेंगे, तभी हम हॉकी को या अन्य खेलों को भी उस स्तर पर पहुंचा सकेंगे। क्योंकि जब हम उस लाइन के व्यक्ति को रोजगार देंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे क्वालिटी निकल कर आएगी। तो हमको अगर खेल को आगे बढ़ाना है तो हमको उसमें सबसे पहले हमारे जो दूसरे तीसरे नंबर के भी प्लेयर हैं जो कि अभी मेडल नहीं जीत रहे हैं या वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ भी हमको ध्यान देना होगा और उनका भी भविष्य हमको सुरक्षित करना पड़ेगा। तब जाकर हम आगे जो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का फिर से नाम पूरे विश्व में हो, उस चीज को हम प्राप्त कर सकेंगे।
लेकिन अभी हमको बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है। वंदना जी, क्या चैलेंजेस आते हैं सबसे बड़े चैलेंजेस के तौर पर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि आप तो कोच हैं, एक महिला भी हैं, आप सबसे बड़ी चुनौती अभी इस समय आपको क्या नजर आती है और आपको क्या लग रहा है कि उस दिशा में प्रयास हैं या हो रहे हैं या कुछ होने चाहिए, या कुछ आप सुझाव अगर दे सकती हों वंदना जी? बिल्कुल सर। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। यहाँ पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में टर्फ हैं और नए टर्फ ले डाउन किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे सर ऑलरेडी फीडर सेंटर स्टार्ट किए गए हैं जहाँ पे 20 लड़के और 20 लड़कियाँ हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो ऐसे 29 to 30 सेंटर्स हैं जहाँ पे कोचेज़ अपॉइंट किए गए हैं एक बड़े स्तर पर, जहाँ पे काम किया गया है। और 7 to 9 हमने एक टैलेंट सर्च का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ट्रैवल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जिससे कि जो कि ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो शायद कि यहाँ पे ट्रायल देने आ नहीं पाते हैं ग्वालियर में या भोपाल में, वो सारे गेमों के लिए एकेडमी ने इस बार एक प्लान किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने खेल विभाग की तरफ से, कि जो छोटे छोटे गांव हैं या छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करके सारे बच्चों को यहाँ तक लाना और उन्हें दिखाना कि कौन कौन सी खेल सुविधाएं उनको मिल सकती हैं, या उन सब से अवगत कराना उनको, जिससे कि वो शायद इस साल अगर नहीं भी आ सकते हैं तो अगले साल वो और तैयारी करके इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके। जैसे कृपा कि शंकर सुनील जी जी भी ने हमारे कहा, साथ जुड़ गए हैं। कृपा जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, चूंकि समय की मेरे पास कमी है। क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको, अगर रेसलिंग के लिहाज से भी मैं समझना चाहूं, सबसे बड़ी चुनौती अभी भी क्या है? देखिए, रेसलिंग में अभी सबसे बड़ी चुनौती जो इस ओलंपिक में देखने को मिली है, जो कोच से संबंधित हमको ज्यादा मिली है। जैसे कि चैलेंज करना, मौके पे चैलेंज कर देना, पहलवान को उसका नुकसान ना हो, फायदा हो। कई बार चैलेंज हम गलत कर देते हैं तो विपक्षी पहलवान को 1 अंक मिल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हमने इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो होती है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं होती है, ओलंपिक होता है, एशियन गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो ऐसी प्रतियोगिताओं के अंदर उन्हीं कोचिज को भेजना चाहिए जिनके साथ में पहलवान लंबे समय से ट्रेनिंग और अभ्यास शस्त्र में व्यस्त है। यानी कि भेजते समय किसी नए कोच का चुनाव करके भेज दो तो उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं है कई बार। और वही हमको देखने को मिला है ओलंपिक में कि रवि दहिया की जो बाउट थी वहां पे 2 बार ऐसे मौके आए जहां पे कोच को चैलेंज करना चाहिए था। हम तो कह रहे थे कि पहलवान एनर्जी बचा के मत आओ, लेकिन वहां पे चैलेंज बचा के लाने का कोई फायदा नहीं रहा कि चैलेंज हमने किया नहीं। तो ये कोई आपको चैलेंज करना चाहिए अगर आपको लगता है कि पॉइंट नहीं दिया गया। चलिए कृपा शंकर जी, बहुत बढ़िया बात की तरफ आपने इशारा किया है। मैं ये समझ रहा हूं कि कम से कम इन सारी चीज़ों को लेकर के भी अगर आगे बढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर जो भविष्य है वो बहुत स्वर्णिम हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि ओलंपिक के अंदर इस बार प्रदर्शन के लिहाज से आप देखें तो अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, लेकिन आगे भी और बेहतर प्रदर्शन की अभी भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बार का जो प्रदर्शन है उससे उम्मीदें जगी हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।